स्वागत है दोस्तों हमारी मैकेनिक्स मैथमेटिक्स की सीरीज़ में यूनिट 4 में। पिछले कुछ वीडियोस की अगर हम डिस्कशन करें तो वहाँ पे हमने मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम की बात की थी और अभी एक टॉपिक उस यूनिट का बचा हुआ है, दैट इज़ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। अगर पार्टिकल किसी वर्टिकल सर्कल पर के पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या देखेंगे। बट उससे पहले हम मोशन इन अ सेंट्रल ऑर्बिट देख लेते हैं। तो यूनिट 4 जो है वो सेंट्रल ऑर्बिट है। हालांकि मैं अभी ये पीपीटी यानी पीडीएफ पे पढ़ा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। ठीक है, तो सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ते हैं, समझते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट में हम किस तरीके के मोशन को डिस्कशन करेंगे। हालांकि आप नाम से देख रहे हैं कि एक ऑर्बिट है और उसका जो मोशन होने वाला है, तो जो एक्शन ऑफ फोर्स होगा या जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा किसी पाथ पे, तो ऑलवेज डायरेक्टेड होगा किसी एक फिक्स पॉइंट पे, और जिसको कहते हैं हम सेंट्रल पॉइंट। तो पहले तो सेंट्रल ऑर्बिट की डिफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। सेंट्रल ऑर्बिट की डिफिनेशन लिखी हुई है, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल, पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, किसी प्लेन में मूव कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑर्बिट। अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि कौन सा एक्शन ऑफ फोर्स है जो उसको डायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें निकल कर आती हैं। तो फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ अ फोर्स। जो फिक्स पॉइंट है जिसपे वो ऑलवेज डायरेक्टेड है, वो है सेंटर ऑफ अ फोर्स, यानी सेंटर पॉइंट है, उसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। और जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सन है। अब ये सन है, सन एक सेंटर है। अब सन चूंकि सेंटर है, तो मान लीजिए अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स ऑर्बिट में। ये हमारे पास ऑर्बिट है अर्थ का, और ये ऑर्बिट है जिसपे हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है या मूव कर रहा है। तो सन की ओर, यानी सन जो कि सेंटर पे है, तो सन की ओर एक फोर्स डायरेक्टेड है, एंड दिस इज अ फोर्स। तो यही वो है। तो इसे कहते हैं हम सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ अ फोर्स। ये फोर्स का सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ अ फोर्स। तो इतनी चीज़ें हमें अब ये देखनी है। अब इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं, चूँकि अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, दैट इज अ सेंट्रल ऑर्बिट। इसको हाईलाइट करते हैं, बेटर होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो ऑलवेज अ प्लेन कर्व होगा। तो कैसे होगा इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। मान लीजिए ये पाथ है, ये एक पाथ है जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है, और यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे किसी ओ पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आर है, और एक्स एक्सिस या जिसको आप इनिशियल लाइन कहते हैं, इससे एंगल थीटा बनना है। अब सेंट्रल ऑर्बिट अगर ये पार्टिकल जो है सेंट्रल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो जहाँ जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है इसी के लॉन्ग हमारा एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, इसी के लॉन्ग ही हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन जो होगा वो पोजीशन वेक्टर ओपी के पैरेलल हो जाएगा। एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आर पोजीशन वेक्टर है, तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। अच्छा, एक्सीलरेशन ओपी के पैरेलल है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन और ओपी दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ओपी के लॉन्ग ही है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो एक्सीलरेशन ये होता है, और इनका अगर क्रॉस ले लें किससे? ओपी से, तो वो जीरो आना चाहिए। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब एक काम करना है हमें, काम ये करना है कि ओपी की लेंथ दी हुई है आर, तो आर हमने पुट कर दिया, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर एज इट इज, और क्रॉस प्रोडक्ट एज इट इज। अब इसमें हम क्या करेंगे कि किसी सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए डी आर बाई डी टी लिया,
यानी डी आर बाई डी टी का सेम वेक्टर यानी उसी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया और ऐड कर दिया। क्यों लिया? क्योंकि देखिए सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो सेम वेक्टर का अगर हम लेते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जीरो आता है, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये एज इट इज़ वही वाला आ जाएगा जो ऊपर लिखा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, और इज इक्वल टू जीरो तो चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, एक्चुअली जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट रूल ही लगा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर आप इसका करेंगे, और आर एज इट इज़, ठीक है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आर एज इट इज़ प्लस डी आर बाई डी टी को छोड़ देंगे और आर करेंगे तो डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी को छोड़ देंगे और आर करेंगे तो डी आर बाई डी टी, तो वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, डी अपॉन डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बोथ साइड पे आप इंटीग्रेट करिए, अगर बोथ साइड पे आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है, ठीक है, ये डी आर बाई डी टी एज इट इज, इसका एक मिनट, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो मिलेगा हमें वो मिलेगा ये कि डी आर बाई डी टी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसी कांस्टेंट वेक्टर के बराबर आएगा, जिसको हम कह रहे हैं एच वेक्टर, जिसको हम कह रहे हैं एच वेक्टर। जब हम इतना कर चुके होंगे, इतना हम जब कर चुकेंगे, एच हमारा क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हमको पता है, अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रिजल्ट जीरो होता है कब, जब उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आर वेक्टर ले लूँ और आर वेक्टर दो बार लिया हूँ और एक बार डी आर बाई डी टी है, आर वेक्टर दो बार लिया हूँ और एक बार डी आर बाई डी टी है, क्योंकि आर वेक्टर दो बार है और सेम वेक्टर है, तो अगर ऐसा है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जीरो होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसी हम कंक्लूजन को यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं, आर वेक्टर को ले लिया बाहर और बाकी जो डी आर बाई डी टी और एक और आर वेक्टर बचा है उसका हमने क्रॉस ले लिया, इसका रिजल्ट जीरो होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके थ्रू। अब डी आर बाई डी टी का क्रॉस अगर हम आर वेक्टर्स ले रहे थे तो ये एक कांस्टेंट एच वेक्टर आ रहा था, तो उसकी जगह हम लिख देंगे एच वेक्टर, तो आर डॉट एच वेक्टर। अब देखिए किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, और अगर ऐसा है तो दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए सेंट्रल ऑर्बिट हमेशा प्लेन कर्व होता है। अब कैसे हैं, देखिए, अगर आर वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ये सेंट्रल पॉइंट ओ है, आर वेक्टर मान लीजिए ये है, ठीक है, अब ये आर वेक्टर पे एच वेक्टर परपेंडिकुलर है, एच वेक्टर हमारा आर वेक्टर से परपेंडिकुलर है, मतलब अगर आर वेक्टर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है, उस कॉपी में आप एक पेन रख दीजिए, उसको कहिए आर वेक्टर, ठीक है, किसी एक पॉइंट ओ से फिक्स कर दीजिए, उसी ओ पॉइंट पे आप एच वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर लेंगे तो वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है, प्लेन के ऊपर आएगा। अब अगर आप आर वेक्टर को घुमाएंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल अगर सेंट्रल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है तो वो आर फिक्स, आर तो मान लीजिए आर कुछ फिक्स है, मान लीजिए आर इज इक्वल टू ए है, तो ए से पार्टिकल पूरे सेंट्रल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, लेकिन एच तो कांस्टेंट ही है ना, एच तो आपके ऊपर बना हुआ है, कौन मूव कर रहा है, आर मूव कर रहा है, आर मूव कर रहा है, वो कहाँ मूव कर रहा है, आपके कॉपी के प्लेन पे ही मूव कर रहा है, जिस पे आपने आर रखा है, आप उसी पे मूव करवा रहे हो आर, तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है तो आपका एक सेंट्रल ऑर्बिट फॉर्म हो रहा है, लेकिन एच वेक्टर अभी भी आपकी तरफ जो है वो कांस्टेंट ही है। तो आर परपेंडिकुलर टू एच है, कहने मतलब है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो प्लेन कर्व में मूव कर रहा है, इसलिए सेंट्रल ऑर्बिट हमेशा क्या होता है, प्लेन कर्व में होता है। अब जो ये सेंट्रल फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव होगी इफ़ इट इज़ टुवर्ड्स पॉइंट ओ, जैसे जैसे मतलब अगर ये पॉइंट ओ की तरफ टुवर्ड करेगी तो इस अट्रैक्टिव होगी, और अगर ये पॉइंट ओ से दूर जाएगी तो रिपल्सिव होगी। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो मैंने बताया। अब एक टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, इसको भी देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम में क्या है, लेट द पार्टिकल मूव्स अंडर द सेंट्रल ऑर्बिट, मान लीजिए पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे, इससे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपने अगर ये पढ़ा होगा कि L इज इक्वल टू mv/r, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो क्या है, आर वेक्टर हमने ले लिया और ये क्या है, आर डॉट
आर्बिटर डॉट मतलब वेलोसिटी ही है। तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर, आर कैप क्रॉस ले लिया डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी, यानी आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये जो आर कैप थीटा कैप है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, यानी आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में और थीटा कैप यूनिट वेक्टर है ट्रांसवर्सल डायरेक्शन। यहाँ से हमको मिल जाएगा जे इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी आर कैप क्रॉस थीटा कैप। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आर कैप इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी आर कैप क्रॉस थीटा कैप। अब अगर हम जे का मैग्नीट्यूड निकालें तो जे का जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये देखिए यूनिट वेक्टर है, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, इसको हम कह देते हैं एच। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा जे का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी एंड इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जे अगर एंगुलर मोमेंटम है तो अगर उसका मॉडुलस में रख लेते हैं तो वो मैग्नीट्यूड दिखाता है। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम भी सेंट्रल ऑर्बिट का निकाल सकते हैं। अब दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेंट्रल ऑर्बिट में जो हमारे सिलेबस में है, दो टाइप की होती ही है। एक मिनट, एक पेज इंसर्ट करते हैं। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, टू टाइप्स ऑफ, आप नोट कर लीजिएगा, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट की दो टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पहली होती है पोलर, पहली होती है पोलर फॉर्म उस डिफरेंशियल इक्वेशन की और दूसरी होती है पेडल फॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर फॉर्म और पेडल फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पोलर फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पेडल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी हम इस सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे जो PYQs में आए हैं। तो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।